नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के चांदनी चौक विधानसभा और साथ ही लोकसभा चांदनी चौक है। तो साथ ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के धर्मवीर शर्मा जी, जो कि वरिष्ठ नेता हैं और काफ़ी विभिन्न पदों पे भी रह चुके हैं। तो आइए इनसे सीधी बात करते हैं धर्मवीर शर्मा जी से। स्वागत है आपको धर्मवीर जी। पहले जी धन्यवाद। सवाल सर मेरा ये रहेगा, 2024 के चुनाव आ रहे हैं लोकसभा को लेकर, सर क्या रणनीति लेके आप इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं? जितेंद्र जी, रणनीति बड़ी स्पष्ट है कि यदि देखा जाए तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतने कार्य किए हैं, यदि हम सब लोग और हमारे कार्यकर्ता उनको विस्तार से जनता के बीच में ले जाएं जी। तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई बात नहीं है। तो ये विकास की जो गति है उतनी तेज़ है और लगातार है, और आने वाले टाइम में भी मोदी जी की कई योजनाएं हैं जो बहुत जल्दी आने वाली हैं। तो उसी मुद्दे को लेकर हम चुनाव में जाएंगे 2024 में। सर मुकाबला इस बार टक्कर का लगता है? इंडिया जो बना इस बार गठबंधन, सभी पार्टियां लड़ रही है एक साथ, तो क्या लगता है मुकाबले की टक्कर रहेगी सर? देखिए, मैं कल एक चैनल देख रहा था, उसमें मोदी जी की लोकप्रियता सबसे अधिक है और इसलिए वो अबाव 50% है, और बाकी विरोधी दल इतने बटे हुए हैं, उनमें इतने झगड़े हैं, इतनी मैं है, इतना स्वार्थ है कि वो कभी एक हो नहीं सकते, और एक हो भी जाएंगे तो हमें कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हम मोर देन 50% पे खड़े हैं और वो अभी 20% से शुरू कर रहे हैं, तो वो 50 तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की निश्चित रूप से सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी जी इस देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे, ऐसा हमारा सोचना है, ऐसा मेरा विचार है। मगर सर विपक्षी पार्टी है महंगाई और बेरोजगारी और युवाओं के मुद्दों को लेकर चल रही है इस बार चुनाव लड़ने, तो क्या लगता है मुद्दे कामयाब हो पाएंगे सर इस बार चुनाव? देखिए जितेंद्र जी, क्या है, महंगाई एक सतत प्रक्रिया है, और कई बार क्या होता है कि मैं थोड़ा पीछे आपको ले जाता हूँ, 1998 में ले जाता हूँ। दिल्ली में प्याज की कमी हुई, प्याज महंगा हो गया, और कांग्रेस ने ऐसा नैरेटिव सेट करा कि प्याज की मालाएं पहनकर वो हर मीटिंग में, हर अपने प्रवास में, पदयात्रा में बोलने लगे। तो लोगों को उस समय एकदम वो हॉट इशू था, और वो उस कमी के कारण इस एक छोटे से इशू पे, कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि छोटे से इशू पे दिल्ली की सरकार चली गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली गई। तो जो महंगाई है, अब जैसे प्याज है इस समय, सॉरी प्याज नहीं, टमाटर है जी। टमाटर की कीमत दिल्ली में 150, पौने 200 तक गई। अरे आप ये देखिए, बरसात में सामान्यतः बरसात में फसल ख़राब होती है, और इस बार बारिशें इतनी ज़्यादा हुई हैं लगातार कि उस फसल को बिल्कुल तहस नहस हो गई। तो स्वाभाविक है, जब टमाटर था ही नहीं मार्केट में तो महंगा तो होना ही होना था। अब आप देखिए, धीरे धीरे टमाटर आज 100 रुपये की रेंज में आ गया जी, और नीचे जाएगा निश्चित रूप से फिर। तो इसलिए क्या है कि ये एक प्रक्रिया है, लेकिन क्या है, विरोधी दल, भाई विरोधी दलों का अपना काम है कि उस चीज़ को, नैरेटिव को सेट करना, पब्लिक भी जानती है। और जहाँ तक बेरोजगारी की बात है कि आज रोज़गार के अवसर इतने क्षेत्रों में पैदा हो रहे हैं। ये ठीक है कि सरकारी स्तर पर रोज़गार के अवसर कम हैं पहले के मुकाबले, लेकिन जो सेमी गवर्नमेंट एजेंसियां हैं या सरकार की योजनाएं हैं, वो उतने अवसर पैदा हो रहे हैं कि लोगों को रोज़गार पहले से अधिक मिल रहा है। और कुछ लोग तो ठीक है, हल्ला मचाते रहते हैं, रोज़गार नहीं है, रोज़गार नहीं है, महंगाई है, महंगाई है, उसका हल्ला मचाने से कुछ नहीं होता। लैंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है आज जो चरमराई हुई है, कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है इन चीज़ों को लेके, जो युवा नौजवान जो हमारे अपराध की तरफ जा रहे हैं। देखिए क्या होता है, लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसी चीज़ है कि जब व्यक्ति को कई बार मन में असंतोष होता है, विग्रह होता है, किसी महिला के प्रति आकर्षण होता है, तो कई बार वो अपराधी बन जाता है। उसमें सरकार दोषी नहीं है। भाई यदि मैं, मान लीजिए मेरे क्षेत्र में मान लो कोई व्यक्ति गलत है, वो बलात्कार कर रहा है, डकैती डाल रहा है, चोरी कर रहा है, गलत वो है कि पुलिस उसकी मदद करे। अपराध होने के बाद पुलिस तुरंत उसको पकड़ लेती है 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर, और उस अपराध को रोकती है। इसलिए ये कहना कि भाई अपराध बढ़ रहे हैं, अपराध भी एक सतत प्रक्रिया। मुझे बताइए कौन से राज्य में अपराध नहीं हो रहे? सर बेरोजगारी मानते हैं इसका? नहीं, मैं इससे सहमत हूँ कि बेरोजगारी है। सरकारी साधन, आज सरकारी जो हमारे पास रोज़गार थे 1947 से लेके आज तक, वो रोज़गार कम हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो बेरोज़गार नौजवान थे उनको अन्य क्षेत्रों में रोज़गार मिल रहे हैं। इसलिए हम यदि टोटल देखेंगे तो टोटल संख्या में लोग बेरोज़गार कम हो रहे हैं दिन पर दिन,
और रोज़गार के अवसर बढ़ रहे हैं। लोगों के पास जो पॉकेट मनी है, लोगों की जो परचेजिंग पावर है, वो तभी तो बढ़ रही है जब आमदनी है। जब हमारे पास आमदनी नहीं होगी तो परचेजिंग पावर कैसे बढ़ेगी? अच्छा, G20 सम्मेलन पे सर बात कर लेते हैं अभी जो होने जा रहा है सर, इस पे क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहते हैं? भाई G20 सम्मेलन तो मैं समझता हूँ इस देश में और पूरी दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने जा रहा है। और ये मैं कहता हूँ हम इसमें राजनीतिक मतभेदों को बुलाकर हर पार्टी को आगे आना चाहिए कि G20 सम्मेलन की अध्यक्षता भारत को मिली है, और भारत को मिली है तो भारत के प्रधानमंत्री को मिली है, भारत इस देश में रहने वाले 120 करोड़ लोगों को मिली है। यदि हम वो स्वाभिमान से समझेंगे तो हमें लगेगा अच्छा, और हमें लगेगा नहीं नहीं ये तो G20 ऐसी दिखावा है, ड्रामा है, तो फिर तो विरोध करते और उसका कोई लाभ नहीं। लेकिन G20 के बाद G20 के अंदर जितनी भी हमारी स्वदेशी चीज़ें हैं उनको बढ़ावा मिल रहा है। G20 के अंदर जितने भी हमारे रोज़गार हैं उनको बढ़ावा मिल रहा है। G20 के अंदर जितनी हमारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे देश में जानी पहचानी जाती हैं उनको बढ़ावा मिल रहा है। और G20 में स्वदेशी की भावना आगे रखी जा रही है, और इसलिए G20 में जो लंच, डिनर और अन्य फूड आइटम सर्व की जाएंगी वो मोटे अनाज की जाएंगी, क्योंकि मोटा अनाज हमारे देश में बहुत ज़्यादा पैदा होता है और सस्ता भी है, और उसका प्रचार प्रसार भी होगा। और निश्चित रूप से जब प्रचार प्रसार होगा तो जो आम पैदा करने वाला किसान है उसको अधिक लागत मिलेगी, उसके घर में 2 पैसे आएंगे, उसके घर में खुशहाली आएगी, वो मकान बनाएगा, अपने बच्चों की शादी करेगा, अपने बच्चों को अच्छा रोज़गार देगा, अपने बच्चों को पढ़ाएगा। तो G20 से मैं समझता हूँ ऑन दी होल ये ठीक है, राजनीतिक मुद्दे अलग हैं, लेकिन G20 में तो एक भाषा होनी चाहिए, एक देश है एक भाषा होनी चाहिए कि G20 हमारा सम्मान बढ़ा रहा है, इसलिए हम G20 का समर्थन करते हैं। सर, चांदनी चौक विधानसभा जैसे आपकी ये है और यहाँ पे हम मौजूद है इस वक्त, हम क्या बेसिक क्या लाते हैं, क्या मुद्दे हैं इस विधानसभा के? देखिए हमारा बेसिकली क्षेत्र बड़ा नाम चांदनी चौक है, लेकिन इस क्षेत्र की स्थिति बड़ी अजीब है। अजीब इसलिए है कि इसमें मजनू का टीला भी है, इसमें चंद्रावल भी है, इसमें वाटर वर्क्स भी हैं, इसमें जमुना के घाट भी हैं, और इसमें सिविल लाइन भी है, और इसमें चांदनी चौक की सारी होलसेल मंडियाँ भी है। ये बड़ा विरोधाभासी क्षेत्र है, इसलिए चांदनी चौक की कल्चर अब बदल चुकी है। चांदनी चौक में जो पहले वैश्य समुदाय था आज उसकी गिनती बहुत कम है। आज यहाँ पर ब्राह्मण हैं, आज यहाँ पर राजपूत हैं, छोटे रोज़गार करने वाले हैं, दुकानों पे काम करने वाले लोग हैं, रेहड़ी पटरी लगाने वाले लोग बड़ी संख्या में जमुना बाज़ार में रहते हैं जो पटरियाँ लगाते हैं। चंद्रावल गांव जो पुराना है मजनू के टीले के सामने, वहाँ गरीब बस्तियाँ हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, वाटर वर्क्स हैं, मजनू का टीला है, तिब्बती कॉलोनी है। तो इस क्षेत्र को यदि समावेशी इसका विकास नहीं हुआ, और मैं समझता हूँ, मैं तो इसको दुर्भाग्य मानता हूँ कि यहाँ पर 1998 से लेकर और आज तक विरोधी दल का, यानी हमारे विरोधी दल का, पहले कांग्रेस का, आज आम पार्टी का है, और वो इतना पिक एंड चूज करते हैं, इतना पिक एंड चूज करते हैं कि जिन क्षेत्रों से उनको वोट नहीं मिलता। अभी आप जिस रास्ते से चलकर आए होंगे आपने देखा होगा गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, गलियां टूटी हुई हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, क्योंकि ये क्षेत्र भाजपा का माना जाता है। वो इस क्षेत्र में काम ही नहीं करते, कभी अपने जनसंपर्क के लिए नहीं आते, कभी पदयात्रा पे नहीं आते। कभी एक समय था ये बीजेपी गढ़ माना था, तो आज आम आदमी पार्टी का तो गढ़ है आज, तो इस पे कुछ कहेंगे तो? नहीं, ऐसा गढ़ तो ये कभी भी बीजेपी का, पर्टिकुलर जो चांदनी चौक की निगम क्षेत्र है वो भाजपा का क्षेत्र माना जाता था। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर अभी हमारे पास कुछ कार्यकर्ता या तो कम हैं, या जो कार्यकर्ता हैं वो इतने समझदार नहीं है कि वो अपनी बात को समझा सकें कि वोटर को लाभ तो हम देते हैं। अब जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अभी 15 दिन पहले हम लोग बाढ़ पीड़ितों को हमने, आप मेरे पीछे देख भी रहे हैं, बैग रखे हैं, आप देखिए वो पीछे बाढ़ पीड़ितों के बैग रखे हैं। तो हमने बाढ़ पीड़ितों को एक बैग प्रोवाइड कराया, जो छोटे बच्चे हैं उनको, तो उसमें 18 आइटम हैं बैग मिलाकर। हम वो बैग बांटने के लिए चंद्रावल में बस्ती में गए, मजनू के टीले सामने। तो जैसे ही वहाँ चंद्रावल में घुसे, और चंद्रावल में पुलिस चौकी है, उसके अंदर जाकर बहुत बड़ी बस्ती है, वहाँ लगभग 10-12 पोलिंग है। तो लोगों ने हमसे शिकायत की, लोगों ने कहा जी देखो सीवर बह रहे, एक सीवर बह रहा था वहाँ पर, और बुरी तरह से गंदगी बह रही थी। तो विजय गोयल जी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया उनको, हम लोग साथ ही थे। तो विजय गोयल जी ने कहा भाई तुम काम के लिए तो हमको कहते हो, वोट उनको देते हो, हमारे उम्मीदवार को तुम हरा देते हो जी। भाई काम हमसे चाहते हो ना, हम करेंगे, क्योंकि मैंने भी यहाँ से चुनाव लड़ा एक विधानसभा का, हमने इतना काम किया, इतना संपर्क किया, लेकिन अंतिम समय में ना जाने कांग्रेस या आम पार्टी लोगों को कैसे बरगलाती है,
कैसे वो शराबें बांटती है, कैसे पैसा बांटती है, और लोगों को झूठ बोलकर और लोग रहते हैं। और वो आप समझ लीजिए कि सीवर बह रहे हैं। अभी मैंने कहा ना, जैसे आप चल कर आए हैं कि आपने देखा सड़कें टूटी हुई हैं, गलियों के कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, वो आम पार्टी का और कांग्रेस के लोग ध्यान ही नहीं देते। तो कि ये पर्टिकुलर क्षेत्र थोड़ा बीजेपी प्रो है, भारतीय जनता पार्टी के लोग ज़्यादा हैं यहाँ, ये मेरा कहना है। मतलब इनके आपस के मतभेद के चक्कर में सर जनता त्रस्त है आज। जैसे मैं एक आपको बड़ा हंसी की बात बताता हूँ। जब यहाँ से मैंने चुनाव लड़ा, उससे पहले प्रहलाद सिंह सानी यहाँ MLA थे, तो हमने एक पोस्टर निकाला, और वो पोस्टर तथ्यों के आधार पे था, आप तो पत्रकार हैं, कि हर साल जो लोग विधानसभा के स्पीकर होते हैं वो सभी विधायकों का डाटा रिलीज करते हैं कि किस विधायक ने कितने क्वेश्चन पूछे, किस विधायक की कितनी अटेंडेंस थी। तो जो हमारे चांदनी चौक के माननीय विधायक थे, उन्होंने कहा कि ये पूरे सेशन में इन्होंने एक भी सवाल नहीं पूछा और एक भी बात नहीं रखी इन्होंने। तो इनको मतलब उन्होंने सारा अपना दिया। तो हमने एक पोस्टर निकाला कि इनको नवाजा जाना चाहिए साइलेंट ट्रॉफी के नाम से, कि वो साइलेंट ट्रॉफी इनको दी जाए। और उस पोस्टर की बड़ी चर्चा हुई और उनको इतना गुस्सा आया कि 2-3 दिन बाद वो विधायक ने सारे पोस्टर फड़वा दिए हमारे, कि हमने इनको साइलेंट ट्रॉफी से। अरे भाई, तुम चुने किस लिए गए हो? जनता के लिए। भाई चांदनी चौक से चुनेंगे तो चांदनी चौक का कोई पूरे साल में मान लो 10 मीटिंग हुई है, आपने 10 मीटिंग में एक भी सवाल नहीं पूछा। चांदनी चौक की कोई समस्या की बात नहीं करी, चांदनी चौक के विकास की बात नहीं करी। आज इस पूरे क्षेत्र में आप देखिए, पूरे विधानसभा क्षेत्र में कोई भी ऑडिटोरियम नहीं है, कोई भी बड़ा स्टेडियम नहीं है, कोई भी यहाँ पर ऐसा पुराना एक IP कॉलेज ज़रूर है, कोई भी पुराना कॉलेज नहीं है। पहले दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज होता था एक सरकारी, दिल्ली सरकार का, वो भी बवाना चला गया है। अच्छा। यानी यहाँ है क्या? यहाँ केवल भीड़ ही भीड़ है, चारों समय भीड़ रहती है। और कोई जो दुकानें हैं, अनाज की दुकानें हैं, किराने की दुकानें हैं, ड्राई फ्रूट की दुकानें हैं, कपड़े की दुकानें हैं, उनके लिए सरकार के पास कोई योजना ही नहीं है। यहाँ पर दिन भर में स्थिति होती है कि ट्रैफिक 2-2, 3-3, 4-4 घंटे फंसा रहता है, पर सरकार क्या योजना बना रही है बताए? वो कोई व्यवस्था नहीं सर। कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है। और कुछ लास्ट में कोई जनता को कोई मैसेज देना चाहेंगे धर्मवीर जी आप? भाई मैं तो जितेंद्र जी यही कहना चाहूँगा कि भाई जनता वैसे बड़ी जागरूक है, लेकिन मैं इस क्षेत्र में 1964 से रह रहा हूँ, मुझे इतने साल हो गए, लेकिन मैं ये नहीं समझ पाया कि आखिर चुनाव के आखिर का एक सप्ताह में जनता को हो क्या जाता है। आज भी जनता हमारे पास आती है। अभी मैंने कहा ना, बाढ़ पीड़ितों के लिए हमने, जो बच्चे छोटे थे जिनके सब कुछ, हमने हज़ारों बैग बांटे। 18 आइटम है उसमें, कॉपी है, किताबें हैं, पेंसिल हैं, शॉर्पनर हैं, कंगा है, पेन है, सरसों का तेल है, खाने के बिस्किट हैं। ना आप पार्टी ने कुछ किया, ना कांग्रेस ने कुछ किया। लेकिन जब वोट देने का टाइम आता है, एक सप्ताह पहले पता नहीं क्या हो जाता है वोटर को, कि वो कैसे भ्रमित हो जाता है, कैसे उसको बरकरार लिया जाता है, और हम हर चुनाव हार जाते हैं यहाँ पर विधानसभा का। ठीक है, धन्यवाद सर आप। ठीक है। तो ये हमारी सीधी बात धर्मवीर शर्मा जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।